नमस्कार, जय माँ भारती। दोस्तों, दूसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी ये पिछले 2 दिनों से ट्रेंड कर रहा है और न्यूज़ में भी आपने ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान जो है भारत की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर, क्योंकि भारत में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, केसेज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, मौतें बहुत हो रही हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो चुकी है। इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को हेल्प ऑफ़र की है, सहायता ऑफ़र की है, पेशकश की है। उनके सेलिब्रिटीज़ भी, वहाँ की जनता भी सोशल मीडिया के ऊपर ये हैशटैग जो है भारत की मदद करने वाले ट्रेंड करा रहे हैं और वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं इस बात को, उनके दूसरे कई और नेता भी कह चुके हैं और वहाँ के एक एक्स क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, जो आजकल हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नज़र आते हैं और तो कुछ करते नहीं वो। वैसे तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ बनना चाहते थे, पता नहीं चीफ बनना चाहते थे, कुछ तो बनना चाहते थे, उन्होंने कभी बताया नहीं। पर वो ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की हर चीज़ जो है ए टू ज़ेड उनके हाथ में दे दी जाए, तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर प्लेयर को जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और वकार यूनिस बना देंगे, वो ये कहते थे। लेकिन उनको किसी ने घास नहीं डाली, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुबार निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनको ये लगता है कि दुनिया उनके आस-पास ही घूमती है। तो वो भी अपने पाकिस्तानी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि भई भारत की मदद करो। ये नहीं बता रहे कि कैसे मदद करो, कि भाई अपने फेफड़ों से ऑक्सीजन निकाल निकाल के इंडिया भेज दो, या जो बेड तुम्हारे पास हॉस्पिटल में पहले से नहीं है वो दे दो, या अपने घरों के बेड दे दो, वेंटिलेटर जो तुम जिनके लिए पहले से ही तरस रहे हो वो दे दो, या पैसे और दूसरों से उधार मांग मांग के, भीख मांग मांग के पैसे भारत को दे दो। कैसे मदद करो ये नहीं बता रहे, पर कह रहे हैं कि भारत की मदद करो। कैसे करो ये कोई नहीं बता रहा कि क्या मदद करेंगे। चलिए ठीक है, पर हमारे यहाँ पे भी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि मदद की बात है तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो लिब्रांडो थे उनकी तो बाँछें खिल गईं। सोशल मीडिया पे वो भी आ गए, देखो पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, मदद ऑफ़र कर रहे हैं, हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ मुझ जैसे लोग भी हैं दोस्तों जो स्केप्टिकल हैं। हम सो कॉल्ड नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं मुझ जैसे, हम जब ऐसी बातें सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान की ऐसी मीठी-मीठी बातें सुनते हैं, चाशनी में डूबी हुई, तो हमारी बाईं आँख फड़कने लग जाती है। और इसमें गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि जब हम इतिहास के ऊपर एक नज़र डालते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि जब भी हमने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो हमें बदले में विश्वासघात ही मिला है। विश्वास के बदले हमेशा विश्वासघात मिला है। जब भी हम पाकिस्तान की तरफ उसको गले लगाने के लिए आगे बढ़े हैं, तो पाकिस्तान ने हमें एक हाथ से गले लगाया तो ज़रूर है, लेकिन वहीं दूसरे हाथ से हमारी पीठ में छुरा भी ज़रूर भोंका है। और इतिहास इस बात का साक्षी है, ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। पर चलिए, क्योंकि समय इतना खराब चल रहा है और हमारे ऊपर ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर संकट है, तो हम एक बार को जो रात गई बात गई, जो हम इतिहास है उसको हम साइड में रख देते हैं, पिछली बातों को। हम भूल जाते हैं कि भाई कैसे जब वाजपेयी जी बस में बैठ के पाकिस्तान गए और जब वो नवाज शरीफ को गले लगा रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के फौजी चूहों की तरह कारगिल में चढ़ाई कर रहे थे, हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा कर रहे थे। हम इस बात को भूल जाते हैं। हम 26/11 को भूल जाते हैं, हम पार्लियामेंट को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कैसे मोदी जी ने बड़प्पन दिखाते हुए नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। हम भूल जाते हैं कि कैसे पहल करते हुए मोदी जी नवाज शरीफ से मिलने उसके घर गए और उसके बदले में उन्हें पठानकोट का तोहफा दे दिया पाकिस्तान फौज ने। हम भूल जाते हैं, हम सबको भूल जाते हैं। हम कहते हैं भाई रात गई बात गई, पुरानी बातें पुरानी हो गई, हम साइड में रख देते हैं। और जो पाकिस्तान इस समय मदद के दावे कर रहा है, पेशकश कर रहा है, इस पेशकश को हम सिर्फ और सिर्फ करंट फैक्ट्स की रोशनी में देखते हैं, जो करंट सिचुएशन है। तो भी क्या पाकिस्तान की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की बातें जेन्युइन हैं, या फिर ये अभी भी नौटंकी ही हैं? तो दोस्तों, आखिर क्या है करंट सिचुएशन? अब पाकिस्तानी आपको कहते हुए मिलेंगे और सोशल मीडिया पे आपको भारत की टांग खींचते हुए भी मिलेंगे इस बात पर कि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले केसेस जो हैं पर डे वो बहुत ज़्यादा कम हैं। इस पर आपको पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हुए मिलेंगे। अब कोई पाकिस्तानी जहाँ पे पहले से ही अनपढ़ता इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे बचपन से किताबों में सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है, कोई पाकिस्तानी ऐसी बात करे तो उस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है, हंसी में उड़ाया जा सकता है। लेकिन जब हमारे देश के जो लिब्रांडू हैं वो मोदी नफरत में ऐसी बात करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे एक लिब्रांडू है हंसल मेहता, जो फिल्में तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जैसे मुंह खोलते हैं तो हक देते हैं। मेरी स्क्रीन का रंग भी मोबाइल का पीला पीला सा हो जाता है। दोस्तों, हमको कैसे पता चलता है कि भाई पर डे किसी भी देश में कितने केसेस हैं, केसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पर डे का आंकड़ा कितना है? हमको कैसे पता चलता है? टेस्टिंग से पता चलता है ना। अब टेस्ट जहाँ पे जितने ज़्यादा हो रहे होंगे, केसेस ऑब्वियसली उतने ज़्यादा होंगे। तो भारत में कितने टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में कितने टेस्ट हो रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो भारत में पाकिस्तान के मुकाबले टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कम से कम 15-20 गुना ज़्यादा हो रहे हैं।
अब हमारे देश के हंसल मेहता जैसे लिब्रांडू और पाकिस्तानी ये कहेंगे भाई जब भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है, 5-6 गुना ज़्यादा है तो भाई ऑब्वियसली टेस्टिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन रेशो को तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, तो चलिए रेशो को कंपेयर करते हैं। हम पर थाउज़ेंड कंपेयर करते हैं कि पर थाउज़ेंड लोगों के लिए भारत में कितने टेस्टिंग हो रही है और पर थाउज़ेंड के लिए पाकिस्तान में कितनी हो रही है, यह आंकड़ा क्या है? तो दोस्तों यदि हम वर्तमान की बात करें, अप्रैल की इस महीने की अप्रैल 2021 की बात करें, तो भारत में पर थाउज़ेंड के ऊपर जो टेस्टिंग का आंकड़ा है वो है 198.98 यानी कि लगभग 200 पर हजार लोगों के ऊपर 200 टेस्ट प्रतिदिन भारत में इस समय अप्रैल के महीने में हो रहे हैं। वहीं ये आंकड़ा यदि पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो ये आंकड़ा केवल बनता है 51.52 और ये WHO का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। और जो रेशो है ये 400% टेस्टिंग रेशो भारत में जो है, टेस्टिंग रेट जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले 400% ज्यादा है। तो आप ही बताइए केसेस कहाँ पे ज्यादा होंगे? हमारे जो लिब्रांडू हैं इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते। अब जब भारत में टेस्टिंग 400% ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि केसेस तो पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा होंगे ही होंगे भाई। चलिए ये तो हो गया कि भारत में केसेस जो हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा क्यों हैं। अब बात करते हैं जो मृत्यु का आंकड़ा है, जो डेथ्स हैं वो भी भारत में पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा हैं और ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं उनको छुपाया जा रहा है, कोरोना के केसेस को छुपाया जा रहा है और जो मौत के आंकड़े हैं उनको भी छिपाया जा रहा है और ये मैं नहीं कह रहा। ये जो पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी हैं कैप्टन मोहम्मद उस्मान वो कह रहे हैं। पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है कैप्टन मोहम्मद उस्मान। उन्होंने पिछले साल पंजाब के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उस्मान बुज़दार, उनको चिट्ठी लिख के कहा था कि जो अस्पताल हैं वो आंकड़ों को छिपा रहे हैं, मौतों को छिपा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है कि जो लोग कोरोना से मर जाते हैं उनको रातों रात हॉस्पिटल से ट्रकों में भर के ले जाया जाता है और जो शहर के बाहरी इलाके होते हैं, जो खाली ज़मीन पड़ी होती है जंगलों में, वहाँ ज़मीन के नीचे दफनाया जा रहा है। ये किया जा रहा है, मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है जिससे कि सरकार के ऊपर कोई ब्लेम ना कर पाए, उंगली ना उठा पाए कि देखो हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई है। ये है पाकिस्तान। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में मौत के आंकड़े हमें नीचे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कम दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इसके ऊपर आपको न्यूज आर्टिकल मिलेगा, एक बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्ट मिलेगी व्योन की। इसमें यह कहा गया है न्यूज रिपोर्ट में कि एक रिलीजियस कारण भी जो है, धार्मिक कारण भी है जिसकी वजह से जो मौत है वो कोरोना की नहीं बताई जाती, इसको छिपा लिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि यदि पाकिस्तान में ये कहा जाए कि ये आदमी कोरोना की वजह से मरा है तो उसका जो अंतिम संस्कार है, क्रियाक्रम है, वो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो सकता। फिर गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ डेजिग्नेटेड कब्रिस्तान है, वहां पे ले जाके आपको दफनाना पड़ेगा, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जो रीति रिवाज है, पूजा पाठ है उनके धर्मानुसार, वो नहीं हो सकता। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो अस्पताल में कुछ पैसे खिला देते हैं डॉक्टरों को और कहते हैं कि भैया आप इस मौत को क्लासिफाई कर दो किसी और कारण से, किस वजह से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है, बस आप कुछ भी लिख दो, कोरोना मत लिखना, जिससे कि हम इसका अपने जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से अंतिम संस्कार कर पाएं। और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो चीज़ है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में जो कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े हैं वो हमें छोटे नजर आते हैं, भारत के मुकाबले कम नजर आते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दो कारण बताए जिनकी वजह से ऐसा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है कि पाकिस्तान में जो है कोरोना की सिचुएशन भारत के मुकाबले बेहतर है। लेकिन यदि हम करंट सिचुएशन के ऊपर नजर डालें, जो खुद पाकिस्तान सरकार के कुछ फैसले हैं उनके ऊपर नजर डालें, तो हमें दिखाई पड़ता है कि ऐसा नहीं है, वहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब है। यदि पाकिस्तान में हालत इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो अपनी छोड़ के भारत की मदद करने को तैयार हैं, तो इमरान खान साहब ये बता दें कि क्यों उनके जो मंत्री हैं असद उमर, वो लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं। क्यों उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फावड़ा चौधरी, माफ कीजिएगा फवाद चौधरी, वो लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हैं। क्यों आज ही वो इंटरव्यू देके कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है। क्यों ऐसी बात हो रही है आपके न्यूज चैनल्स के ऊपर, यदि सब कुछ ठीक है और यदि हालत इतनी ज्यादा अच्छी है, तो सबसे बड़ी बात यह कि आपको आर्मी को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों आपकी आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए? आपने तो आर्मी को लाने का मतलब है कि आपने तो हाथ ही खड़े कर दिए, और जब आपने खुद अपनी देश की सिचुएशन पे ही हाथ खड़े कर दिए तो आप भारत की मदद कैसे कर सकते हैं, जरा ये बता दीजिए।
आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से 10-12 दिनों से पाकिस्तान में क्या चल रहा था। टीएलपी नाम की जो पार्टी है, उन्होंने इमरान खान की नाक में दम किया हुआ था। पाकिस्तान में लगभग गृह युद्ध जैसे हालात हो गए थे। इनकी सरकार की हालत ये हो गई थी कि पहले उन्होंने टीएलपी को बैन किया, उसका जो हेड था साद रिजवी, उसको जेल में डाला। फिर ये चाल इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, कई लोग मारे गए। इन्होंने बैन हटा दिया, साद रिजवी को छोड़ दिया, 500-600 लोगों को पार्टी टीएलपी के जो अरेस्ट किया था उनको भी छोड़ दिया। हत्यारों को, जिन्होंने पुलिस वालों को सड़क पे सरेआम मार दिया, उनको छोड़ दिया इन्होंने। और ये इनके सिर में एक बहुत बड़ा दर्द बन गई थी। अब इनको जो पूरी अपने लोगों के साथ साथ ग्लोबल मीडिया का भी, दुनिया का भी ध्यान इस टीएलपी के पूरे इसके ऊपर की फ्रेंच एम्बेसडर को निकालो, इसके ऊपर से हटाना था। अब ये ध्यान कैसे हटाया जाए, ये ध्यान कैसे हटाया जा सकता था, इसके लिए क्या किया जा सकता था, इस बात की भविष्यवाणी हमारे जो मेजर गौरव आर्य हैं उन्होंने ठीक एक दिन पहले कर दी थी। मेजर गौरव आर्य ने इसके ऊपर क्या कहा था, जरा पहले वो सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग करवाएंगे धमाका। आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में ये लोग करवाएंगे धमाका या कोई टेररिस्ट एक्ट। इसमें ब्लेम करेंगे हिंदुस्तान को और फिर ये बोलेंगे साहब कि जो इंडिया है, इंडिया ने ये सब करवाया है और इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा है पाकिस्तान में। ये अगर ज्यादा प्रेशर आया तो सीज फायर वायलेशन को अभी ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है। लेकिन हाँ, इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने ना माहौल, ये जो शहबाज गिल है उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया, पीटीआई ऑफिशियल ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में साहब बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि ये सब जो फसाद है, ये सब जो फितना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सब भारत करवा रहा है। तो ये सब एक नैरेटिव वहां पे धीरे धीरे सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप इंडिया को फिर बीच में ले आते हैं, क्योंकि वो तो समझ में लोगों के आ ही जाएगा, क्योंकि भाई हिंदू है, दुश्मन है, वो खा जाएगा आपको। तो सुना आपने दोस्तों, ये जो क्वेटा के 5 स्टार होटल में जो धमाका हुआ था, आतंकी हमला हुआ था जिसमें 5 लोग मारे गए, ये एक चाल थी। लोगों का ध्यान, ये पूरी जो फ्रेंच एम्बेसडर वाली सिचुएशन थी, टीएलपी वाली सिचुएशन थी, इसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी। लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुई। इनको लगा था कि ये धमाका हो जाएगा, हम भारत के ऊपर उंगली उठा देंगे, और इससे पहले ही इन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी थी। नहीं तो सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहा है कि भारत की तरफ से इतने ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे हैं। ये कोई बात करता है आज की डेट में? आज की डेट जो सोशल मीडिया की एज है, इसमें ये कोई बातें करता है? ये बातें तो गिवन है, ये तो होता ही है। अरे तुम भी तो करते हो, तुम्हारी तो खुद की आईटी सेल है, पीटीआई की आईटी सेल है, तुम्हारे आईएसपीआर की आईटी सेल है। तुम्हारे आईटी सेल के लोग मुझे कितनी बार धमकी दे चुके हैं, फोन करके, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे ईमेल करके, डीएम करके, कितनी बार मुझे धमकियां दे चुके हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री सोशल मीडिया की बात कर रहा है, मतलब कितना फालतू प्रधानमंत्री है। पहली बात तो ये, इससे ये पता चलता है। शेख चिल्ली ने, फावड़ा चौधरी ने, सबने इंडिया के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी थी कि भाई लोग ये फ्रेंच एम्बेसडर को भूल के, टीएलपी को भूल के इंडिया इंडिया करने लग जाए। जब इनको लगा ऐसा नहीं हो रहा भाई, ये तो हालत बिगड़ती जा रही है, तो इन्होंने क्वेटा में धमाका करवा दिया। हाँ भाई, धमाका करवाने वाले लोग तो इनके पाले हुए हैं ना, इनकी खुद की पार्टी में है, इनकी आर्मी में भरे पड़े हैं, तो धमाका कराना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। धमाका कराने में तो इनको 5 मिनट लगते हैं। यहाँ इधर फोन किया और 5 मिनट बाद कहीं भी धमाका करा सकते हैं। ये कम से कम अपने देश में तो करा ही सकते हैं। इन्होंने धमाका कराया कि भाई धमाके की जो पूरी वो है, भारत के ऊपर डाल देंगे। देखो, भारत ने धमाका करा दिया हमारी सिचुएशन का फायदा उठा के। लेकिन वो भी इस बार काम नहीं आया, क्योंकि आप एक ही लॉलीपॉप दिखा के बच्चे को कब तक बेवकूफ बनाओगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो चल रहा है ना भारत में, हालत इतनी ज्यादा, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे मीडिया के ऊपर तो 24 घंटे कोरोना चल रहा है। आप जब भी न्यूज चैनल खोल लो कोरोना, उनके मीडिया के ऊपर नहीं चल रहा था 24 घंटे कोरोना। उनके मीडिया के ऊपर 24 घंटे फ्रेंच एम्बेसडर, टीएलपी, ये सब चलने लगा था। ये जो हालत थी, वो 24 घंटे इमरान खान सरकार की इसके ऊपर टांग खींच रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई कुछ ऐसा करो कि हमारा पीछा छोड़ के ये कुछ और बात पे लग जाएं। तो इन्होंने कहा कि भाई अब जो है हम ये चलाते हैं, अगर इमरान खान कह दे कि मैं भारत की मदद करना चाहता हूँ कोरोना पे, तो वो बात जो है वो फोरग्राउंड में आ जाएगी। और ये जो फ्रेंच एम्बेसडर वाली बात है, हमने जो पूरे हालत को, जो पूरी सिचुएशन को मिस हैंडल नहीं, मैन हैंडल किया है, ये बैकग्राउंड में चली जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई इस पे से लोगों का ध्यान हटाना है, तो हम ये कहते हैं कि भाई हम भारत की मदद करना चाहते हैं। इनको पता था कि भारत में तो ऐसे गधों की कमी है ही नहीं, भारत में तो भरे पड़े हैं ऐसे लिब्रांडू, आरफा खानम जैसे, जो तुरंत आ जाएंगे, हमारा झंडा उठा लेंगे। देखो, जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे, फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंसानियत जिंदाबाद। जो पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से पहले, ऐसे लोगों की भारत में कमी है ही नहीं। उन्हें पता थी ये बात, भरे पड़े हैं हंसल मेहता जैसे लोग, आरफा खानम जैसे लोग, सबा नकवी जैसे लोग। तो इन्होंने कहा भाई ये शुरू कर दो, और इनका तीर बिल्कुल निशाने पे जाके लगा। हमारे यहाँ ऐसे गधों की पहले से कमी थी नहीं, हमने उनकी मदद की।
उन्होंने आग लगाई, हमने घी डाला और ये बात फोरग्राउंड पे आ गई। जो पाकिस्तान में असली मुद्दा चल रहा था, जो असली सीरियस बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा था, कोरोना के मुकाबले तो बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा था, वो बैकग्राउंड पे आ गया। क्योंकि इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन रख तो दिया फ्रेंच एम्बेसडर को निष्कासित करने वाला, लेकिन भैया बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? रेजोल्यूशन वोटिंग से ही तो पास होगा कि इतने लोगों ने हाँ में वोट किया, इतने लोगों ने ना में वोट किया। तो जिन लोगों ने ना में वोट किया होगा उनका तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया ना। पॉलिटिकल करियर तो छोड़ो, उनके तो घरों के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती। जो शेख चिल्ली है, सोचिए दोस्तों, एक देश का होम मिनिस्टर, उसने अपनी पूरी सिक्योरिटी बदल डाली और आज की डेट में उसकी सिक्योरिटी में एक भी मुसलमान नहीं है। तो दोस्तों, इमरान खान की बातें, पाकिस्तान की मदद की बातें नीरी बकवास हैं, एक नंबर की बकचोदी है। आप मुझे खुद ही बताइए कि जो देश जिसके पास, जो खुद एक एक दाने को मोहताज हो, जहां पे चीनी 300-400 रुपए किलो बिक रही हो, दूध 150 रुपए किलो बिक रहा हो, रमजान में भी लोग एक एक दाने को भूखे मर रहे हो, तरस रहे हो, वो हमारी मदद क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो ये मदद की ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान मदद की ऑफर कर रहा है, ये जेन्युइन है या दिखावा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट के लिए आप किस टॉपिक पे चाहेंगे कि मैं पॉडकास्ट करूं, आप लोगों से बात करूं, वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, एक अच्छे से एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।